नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और न्यूज 360 में शुरुआत जीएसटी से। जीएसटी बिल शतरंज के खेल की तरह नजर आ रहा है, कभी शय तो कभी मात, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक तरफ जहां जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनती दिख रही थी, तो अब इसके अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश होने पर असमंजस खड़ा हो गया है। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसके अगले हफ्ते पेश करने पर कोई सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी पर कांग्रेस अभी और चर्चा चाहती है, जिसकी वजह से इसके पेश होने में अड़चन खड़ी हो गई है। इससे पहले सरकार जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने में करीब करीब सफल हो गई थी। जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रीजनल पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। सरकार करीब करीब सभी रीजनल पार्टियों को मनाने में कामयाब हो गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट टैक्स को हटा दिया था। साथ ही राज्यों को 5 साल तक 100% मुआवजा देने की मांग भी मान ली थी। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने का संकेत दिया है। और जीएसटी पर सियासी दलों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की लगभग उसमें सहमति बनी हुई और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी लोगों के सरोकार को पूरी तरह से ध्यान में रख करके जीएसटी बिल आ रहा है और मुझे लगता है किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि जीएसटी बिल इस सत्र में पास होगा। हमारी पार्टी पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है और जो ग्रीवांसेस थे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के या मेन अपोजिशन पार्टी के, वो भी सुलझा लिए गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय। अभी ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिंग पोंग खेलता था, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पिंग पोंग बंद होना चाहिए। जीएसटी बिल पास होना चाहिए। जीएसटी को लेकर बड़ी अड़चन पार होती दिख रही है। कांग्रेस ने अब साफ संकेत दिए हैं कि वो जीएसटी बिल में हुए बदलावों का समर्थन करती है। पास करा देंगे क्योंकि हमारा ही बिल है। सरकार का तो कोई विजन है नहीं, इनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं। तो कांग्रेस की सब पॉलिसी जिनकी पहले आलोचना करते थे, अब कहते हैं बहुत अच्छी हैं। तो भैया तब क्यों बुराई की थी, जनता को गुमराह किया था। अब कांग्रेस की सब नीतियाँ अच्छी है, अब आधार भी अच्छा है, अब जीएसटी भी अच्छी है। पहले रोके रहते थे, अब इंश्योरेंस बिल भी अच्छा। तो सब कांग्रेस का अच्छा था, तो क्यों हटाया। तो इसमें भी हमने जो सुझाव दिए उनको अगर मान लिया, जिसमें जो है एक तो स्टेट्स को 5 करोड़ तक 5 साल तक सपोर्ट करने की बात है, उस पर ऑलमोस्ट सहमति बन रही है। एक जो है वो 1% वो वाली बात पे भी सहमत बन रही है। अब जहाँ तक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वो कहते हैं नहीं करना है कैप पे, ठीक है, लेकिन जो है बिल में उसको हिस्सा बनाएंगे। लेकिन कैप का मामला कितनी हो, काउंसिल पे छोड़ा जाए या प्रोविजन बिल में डाला जाए, इस पर भी बातचीत चल रही है। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आलोक, अगर जीएसटी की बात करें तो बड़ी सस्पेंस फिल्म टाइप से हो गया है। कभी लगता है कि सस्पेंस खत्म होने वाला है, बिल पास हो जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर फिर लगता है कि कुछ ना कुछ वजह हो गई। अब जब सब कुछ तय दिख रहा था, साफ हो गया था रास्ता, तो अब कौन सी वजह हो गई कि अगले हफ्ते पेश नहीं हो पा रहा है? देखिए, बीएससी की जो बैठक हुई आज, उसमें ये बातचीत करने की काफी कोशिश हुई कि 5 घंटे उसको तो एलोकेशन हो चुका है, लेकिन तारीख क्या हो, समय क्या हो, ये इस पर सहमति बीएससी में बैठक में नहीं बन पाई। हालांकि अगर देखें, अगर सहमति अगर अगले हफ्ते भी बन जाती है तो ये सरकार का प्रेरोगेटिव होगा कि वो अगले हफ्ते किसी भी वक्त बिल ला सकती है। लेकिन अभी बीएससी की अगर देखें तो वहां पर सभी पार्टियों के मेंबर्स होते हैं और वहां पर अगले हफ्ते जीएसटी के बिल को लाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। तो अगर देखें तो ये अभी मसला अभी और कांग्रेस और सरकार के बीच अभी और इस पर बातचीत की जरूरत बताई जा रही है। कांग्रेस ने खुद कहा कि अभी वो पिछले अगले 2 दिनों के अंदर और सोमवार को भी सरकार से बातचीत करेंगे और इसको लेकर जब ये बीएससी की बैठक होगी उसके बाद एक राउंड फिर जो कांग्रेस के सभी आला नेता हैं और सरकार की तरफ से नेता हैं उनकी बैठक हुई और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, वो भी इस बैठक में गए थे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार किसी तरह से भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि जो जीएसटी रेट है वो 18% जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सुझाया है वो ठीक है या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। रही बात जीएसटी को लेकर ही कांग्रेस रेट को लेकर अभी तक असमंजस में है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये रेट क्या हो, तो इसलिए और भी इस पर डेलिब्रेशन चाह रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और देखना होगा अगले हफ्ते क्या रुख रहता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस अभी भी उसको इस बात का मलाल है कि जिसका जीएसटी बिल जिसने पेश
क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़, आलोक, ऐसा ही लग रहा है कि क्रेडिट की होड़ को लेकर ही कांग्रेस ने इसको साख का मुद्दा बना लिया है कि इसका क्रेडिट सरकार को कैसे मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जीएसटी के बाद अब बात महंगाई के संग्राम की। आज संसद में महंगाई के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के सवालों का जमकर जवाब दिया। आइए आपको दिखाते हैं संसद में राहुल गांधी और अरुण जेटली के बीच क्या सवाल जवाब हुए। प्रधानमंत्री जी को उनके एक वायदे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा वायदा जो उन्होंने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वायदा जिसके बारे में अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं, एक ऐसा वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी, महंगाई को रोकेगी। हम महंगाई को रोक सकते हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या लाइन थी, क्या वायदा, क्या डायलॉग। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या बोला, क्या बोला। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर गई थी। और उस वक्त अगर चुनाव के दौरान देश का कोई प्रमुख नेता यह कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा और उस महंगाई को नीचे लाने का प्रयास करूंगा, तो इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। तो बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, बात दालों तक भी गई और इसे लेकर भी संसद में जमकर दंगल देखने को मिला। मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं। और आपने कहा था, उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, ये जो नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है मैंने ये अर्थव्यवस्था की तर्क पहली बार सुना है कि आप दाल का एमएसपी बढ़ा देंगे लेकिन दाल की अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी या बरसात नहीं हुई और 2 साल एक बोझ रहा हमारी अर्थव्यवस्था के कि बरसात खराब थी, 12% 14% कम थी। एंड दिस ईयर द रेन गॉड्स आर होपफुली एज काइंड टू अस एज दे वर ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। चलिए संसद से निकलते हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक की बात करते हैं। पीएम मोदी के साथ नीति आयोग की आज बैठक हुई जिसमें अपने 1.5 साल के कामकाज का प्रेजेंटेशन दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। विजन डॉक्यूमेंट के बारे में पीएम ने कहा कि हमें 15 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी सेंचुरी के लिए प्लान बनाना चाहिए।
बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनघड़िया और सीईओ अमिताभ कांत के साथ साथ बाकी सदस्य भी शामिल हुए। पनघड़िया ने कहा कि मीटिंग में पहली बार कई मुद्दे उठाए गए। पीएम ने आयोग के काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए। Now that this institution is writing the 15-year vision plan, don't see this only as something that will impact the next 15 years. He said this will lay down the foundation for this entire century. उन्होंने कहा कि मैं प्रयोग करने वाला इंसान हूँ, मुझ में हिम्मत है. So that was a very clear message to us that we should think big. प्रधानमंत्री जी ने खास कहा कि change things in accordance with the changing world. और इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने एक नया डायरेक्शन देने की पूरी कोशिश की है और उस पर बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन कई एरियाज थे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड और इन सब चीज़ों पर हम जो काम कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए ओम्बुड्समैन बनाने पर लोगों की राय मांगी है। ओम्बुड्समैन के जरिए उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग और खराब सर्विस क्वालिटी को लेकर शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। इस बारे में ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता असीम मंचंदन ने। हमारे साथ टीआरआई चेयरमैन आरएस शर्मा सर, एक कंसल्टेशन पेपर आपने जारी किया है कंज्यूमर के हितों को रक्षक करने के लिए, किस तरह से आपका विचार है, क्या करना चाहते हैं टीआरआई? ये कंसल्टेशन पेपर जो जारी किया गया उसका उद्देश्य यही है कि हम क्या तरीका अपनाएं, क्या मैकेनिज्म क्रिएट करें, क्या फोरम बनाएं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति में जबकि कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं हैं तो वो क्या कर सकता है। सर, इसके अलावा कोल्ड ड्रॉप को लेकर के काफ़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि ट्राई का कोई अभी तक बेंचमार्क जो है 2% के आसपास है। ट्राई का कोई प्लान है उसको और कड़ा करने का? देखिए, ट्राई क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ट्राई के दायित्वों में आता है, इसलिए हम लोग उसके दिशा में काम कर रहे हैं और जब कोई भी निर्णय होगा या कोई कंसल्टेशन पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सर, डाटा की एवरेज स्पीड सेट करने के लिए आपने कहा था कि कंसल्टेशन पेपर जारी करेंगे, उसमें किस तरह दिशा काम चल रहा है? क्योंकि अभी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं, एवरेज स्पीड काफ़ी कम बताई जा रही है। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने एक जो माई स्पीड जो ऐप बनाया था उसका काफ़ी बढ़िया प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी लोगों ने क्राउड सोर्सिंग करना चालू किया है और आप उसका एप्लीकेशन का जो मैप है वो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ये जो डेटा है इसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे, किस तरह से हम डेटा स्पीड्स को थोड़ा अच्छा कर सकें, कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस उसमें ला सकें। देश में स्टार्टअप्स की दिक्कतों को समझने के लिए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप्स को और सुविधाएं देने का ऐलान किया। स्टार्टअप्स ने सरकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस और फंडिंग मुहैया कराने की मांग की। There was also a startup, I'll mention that here, who had come on behalf of those who dispense medicines, the online pharmacists, as you may call them. They've also had difficulties expressed. So all of them are very contemporaneous. And because they are very contemporaneous, we are also looking at issues which have to be in a dynamic process in the government decision making. We'll work on them. Multiple people being able to get smaller quantities of funding would be better for young startups rather than a large amount of funding at a later stage, because initially you need something for proof of concept to actually get your startup off the ground. So something like that, if it comes in, would help more people, would help more startups. So that was also taken into consideration. प्रॉब्लम्स ये थी हमारे इंडस्ट्री की स्पेसिफिक, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि आपको काफ़ी दिन से प्लान करना पड़ता है और टाइम से रिएजेंट्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी वो भी सॉल्यूशंस एटलीस्ट ये कहा गया कि वो सोचेंगे क्या कर सकते हैं। दिल्ली आगरा रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे कई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन रूट पर पहले ही काम चल रहा है। रेलवे जल्द ही दिल्ली अमृतसर रूट पर हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू कर सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड अधिकारियों को इस रूट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डायमंड क्वाड्रिलैटरल पर कई और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना है। वहीं 8 और सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर भी विचार हो रहा है। रेल मंत्री टैल्गो ट्रेन के सफल ट्रायल रन से भी बेहद खुश हैं, जो देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है।
टैलगो ट्रेन ट्रायल रन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी है। दिल्ली से मुंबई के बीच सफर का समय कम करने के लिए टैलगो ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए मिशन रफ्तार लॉन्च किया गया है। कॉर्पोरेट जगत में एक और बड़ा बंटवारा होने जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प से जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। हीरो मोटोकॉर्प में उनका कार्यकाल 16 अगस्त को खत्म हो रहा है। मुंजाल ने अलग कारोबार करने के लिए यह इस्तीफा दिया है। बड़े कारोबारी घरानों में बंटवारा कोई नई बात नहीं। बजाज, अंबानी, सिंघानिया के बाद अब मुंजाल परिवार में भी भाइयों ने कारोबार अलग करने का फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल ने इस्तीफा दे दिया है। सुनील कांत मुंजाल ने हीरो कॉर्पोरेट सर्विस के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जॉइंट एमडी के तौर पर सुनील कांत मुंजाल का कार्यकाल 16 अगस्त को खत्म होना है। कंपनी ने बताया है कि सुनील कांत मुंजाल ने अपना अलग कारोबार करने के लिए इस्तीफा दिया है। उनका जोर नए कारोबार के विस्तार पर भी है। हालांकि शिवम ऑटो के चेयरमैन के तौर पर सुनील कांत मुंजाल काम जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुनील कांत मुंजाल हीरो बीपीओ, माइंड, हीरो रियलिटी में अपने पद पर बने रहेंगे। सुनील कांत मुंजाल 26 कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। 11 काउंसिल में उनकी मेंबरशिप है। आपको बता दें कि सुनील कांत मुंजाल 2014-15 में दूसरी सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति थे। उनका सालाना सैलरी पैकेज 42 करोड़ रुपए था। फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में उनकी व्यक्तिगत 10.5 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। हीरो मोटरकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल जी 16 अगस्त को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देंगे। ये संदेश दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और ये बताया गया है कि ये कंपनी की बोर्ड की रीअलाइनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर उसके ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हीरो ग्रुप के संस्थापक बृजमोहन लाल मुंजाल ने 2010 में ही परिवार के सभी सदस्यों से ग्रुप के तमाम कारोबार में अपनी होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।